Hello students, wish you a very good morning. This is me Aisha Joshi ma'am and you are watching me on your online classes that is Maqams online. Okay, तो आपको पता है कि हम आपका हिस्ट्री का सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 कर रहे थे हम जिसके अंदर हमने ऑलरेडी अरब इन्वेशन और बप्परावल, नागभट्ट और उसके साथ में टर्किश इन्वेडर, इन सबको कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट 5th टॉपिक है वो है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, अब तक आपने पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में ठीक से नहीं पढ़ा, आज हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे जो 12वीं शताब्दी में नॉर्थ भारत, दिल्ली और अजमेर एम्पायर को अपने अंडर में कर चुके थे। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही बहादुर और अल्टीमेट हिंदू रूलर थे जिसने दिल्ली सल्तनत को भी अपने अंडर में किया, मतलब दिल्ली की राजगद्दी पर भी राज किया। राजपूत राजाओं में फेमस राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान और माताजी का नाम कर्पूरी देवी था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वॉज द किंग ऑफ चौहान डिनेस्टी। चौहान साम्राज्य, चौहान डिनेस्टी जो है उसके एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट राजा होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने चौहान डिनेस्टी कहाँ फैली हुई थी? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जो आज का ये सारा टाइम है ना, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो उस समय चौहान डिनेस्टी फैली हुई थी जिसके राजा थे पृथ्वीराज चौहान। बट ही इज़ ऑल्सो हेल्ड एज द लास्ट राजपूत किंग टू रूल दिल्ली बिफोर द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट। मुस्लिम रूल होने के बाद, मुस्लिम साम्राज्य के स्थापित होने से जस्ट पहले का लास्ट राजपूत राजा जो था वो था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वेलिएंट किंग थे। उनकी ग्लोरी दूर दूर तक चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा, उसके बाद से तो उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी उनकी ख्याति, लेकिन उनकी एक गलती हो गई बहुत बड़ी कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को ज़िंदा ही पहले युद्ध में छोड़ दिया। सुल्तान गुरिड एम्पायर जो आज का अफ़गानिस्तान है, वहाँ का राजा था मोहम्मद गौरी, जिसने पहली बार तराइन पर आकर हमला किया और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में वो हारा गया। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर 17 बार जो है हमला किया, 16 बार वो हारा गया, लेकिन 17वीं बार उसने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया। उसे पता चल गया पृथ्वीराज चौहान को सीधे मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, सीधे पृथ्वीराज चौहान को कब्जे में नहीं किया जा सकता, तो इससे अच्छा है कि उन्हें अपने कब्जे में करने के लिए हमें कोई तरीका उल्टे हाथों अपनाना पड़ेगा। ठीक है, जल्द ही पृथ्वीराज चौहान की ख्याति संयोगिता, जो कि कन्नौज की महारानी थी, पहले युद्ध में जब मोहम्मद गौरी को हराया तो उसके बाद में संयोगिता तक ये बात पहुंची, जो कि कन्नौज की महारानी थी और राजा जयचंद की बेटी थी। कन्नौज के महाराजा थे जयचंद, उनकी बेटी थी संयोगिता। उनके कानों के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बातें गई तो वो अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का जो है एक के प्रति आकर्षित पाया। उन्होंने पाया कि वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती हैं। एंड शी वॉज गोइंग फ्लोरिश बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। जल्द ही इन दोनों का रिलेशन होने वाला था, जयचंद और पृथ्वीराज संयोगिता का, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के प्रेम में संयोगिता इतनी बेसुध हो चुकी थी कि उसे बस पृथ्वीराज चौहान ही चाहिए था। ठीक है, अब जयचंद जो थे उनके संबंध, जयचंद जो थे वो पिताजी थे इनके, और इनका जो रिश्ता है वो अपने जयपुर के राजा के साथ होने वाला था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के साथ संयोगिता को प्रेम हो जाने के कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का संबंध जो है वो बहुत अच्छा नहीं था। इन दोनों के बीच के संबंध थोड़े कटु थे, लेकिन संयोगिता का अपने दुश्मन से प्रेम हो जाना जयचंद को कतई बर्दाश्त नहीं था। ठीक है, जयचंद चाहता था राजपूत राजाओं को अपने अंडर में करना और सब पे लीड करना, लेकिन इसीलिए उसने ये डिसाइड किया कि मैं राजसूय यज्ञ करवाऊंगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया और जयचंद को सुप्रीम पावर बनाने से मना कर दिया। ठीक है,
इससे इन दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई। लेकिन जयचंद जो था वो अपने आप को राजा बनाना चाहता था और उसकी पुत्री जो है वो पृथ्वीराज चौहान के इस रिफ्यूज़ल से बिल्कुल भी अनभिज्ञ थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि पृथ्वीराज चौहान और उसके पिताजी के बीच में इतनी जो है कटुता फैली हुई है। उसने चौहान के बारे में उसकी जो महान कथाएं हैं, उसकी गौरी को हरा देना, उसके जो कृत्य हैं, उन सब बातों के बारे में जब सुना तो वो उससे प्रेम कर बैठी। अकॉर्डिंग टू लेजेंड दे फेल इन लव विद अ पेंटर फ्रॉम पृथ्वीराज कोर्ट। उनका बेसिकली एक लेजेंड ये बताते हैं कि उनका जो प्रेम था बेसिकली वो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में एक पन्ना राय थे जो कि एक पेंटर थे, उनसे प्रेम था, जो कि कन्नौज पहुँचे और उन्होंने अपनी पेंटिंग्स जो है रानी को बताई जो कि राजा की थी। तो उनकी पेंटिंग से प्रेम हो बैठा। बेसिकली राजा को अब तक देखा नहीं था इन्होंने तो पन्ना राय जो कि अपनी जो यहाँ की पेंटर थे यहाँ के पृथ्वीराज के कोर्ट के, वो जब संयोगिता के पास पहुँचे कन्नौज और उनकी पेंटिंग्स दिखाई राजा की तो वो उसमें मोहित हो गई। कुछ पेंटर्स अपॉन रिटर्निंग वापस लौटते समय पेंटेड संयोगिता's पोर्ट्रेट। उन्होंने संयोगिता की पोर्ट्रेट बनाई, संयोगिता के चित्र बनाए और वो पृथ्वीराज चौहान को दिखाए। तो पृथ्वीराज चौहान भी बड़े प्रेम विभोर हो गए, दोनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो गया। एट दिस टाइम, अब इस समय जयचंद डिसाइडेड टू अरेंज अ स्वयंवर। जयचंद ने कहा कि हम स्वयंवर अरेंज करेंगे और उसने सभी राजाओं के पास में जो है इसके स्वयंवर का प्रस्ताव भेजा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस जो इनवाइट है वो एक्सेप्ट नहीं किया। बेसिकली ओके नो लिसन, ये तो कहता है पृथ्वीराज रासो, लेकिन असलियत में ऐसा हुआ नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के पास में जो है प्रपोज़ल गया ही नहीं था इस पर्टिकुलर स्वयंवर का। उसने पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने दुश्मनी के चलते संयोगिता के विवाह का जो प्रस्ताव है वो पृथ्वीराज चौहान के पास नहीं भेजा। अब पृथ्वीराज चौहान को इस बात से नाराज़गी हो गई क्योंकि वो तो संयोगिता को प्रेम करते थे। जहाँ संयोगिता और उनके बीच में प्रेम था वहीं उनके पिताजी, संयोगिता के जो पिताजी हैं, उनसे कट्टर दुश्मनी थी पृथ्वीराज चौहान की। अब जब उन्होंने बुलावा नहीं भेजा, जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया तो पृथ्वीराज चौहान इस बात से बड़े नाराज़ हुए और इतना ही नहीं, उनकी इंसल्ट करने के लिए जयचंद ने अपने दरबार के बाहर पृथ्वीराज चौहान का एक डोरमैन लगवाया, मतलब पुतला बनवाकर एक दरबान के तौर पे, मतलब एक हम कह सकते हैं जो गार्ड होता है, गार्ड के तौर पे एक पुतला लगवाया, पृथ्वीराज चौहान का स्टैचू लगवाया। लेकिन संयोगिता के दिल में तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान थे और उसे एक्सेप्ट कर चुकी थी अपने हस्बैंड के रूप में, जबकि उसके पिताजी जो थे वो इतने दुश्मनी से भरे हुए थे कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बुलावा तक नहीं भेजा। जब वो वहाँ पर आई और उन्होंने देखा कि स्वयंवर में वो नहीं है तो उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने लिखा एक लेटर ये डिज़ायर करते हुए कि मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं अपना वादा जो है प्रॉमिस किया था, पृथ्वीराज ने प्रॉमिस किया कि वो आएगा और वो स्वयंवर का हिस्सा बनेगा। ठीक है, स्वयंवर के दिन संयोगिता गई, सभी राजाओं को पास किया, लेकिन किसी को उसने रिजेक्ट किया और किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया। सभी राजाओं से पास करती हुई वो फाइनली पहुंची उस स्टैचू पर जो कि उसकी नज़र पड़ी कि वो पृथ्वीराज चौहान का है और उसने वो माला जो है पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल दी, उस पुतले के गले में डाल दी। पृथ्वीराज चौहान ने उस चैलेंज को ओपनली एक्सेप्ट किया और अपनी पत्नी को ले जाने से उन्हें जयचंद भी नहीं रोक पाया। जयचंद के दरबार से पृथ्वीराज चौहान अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर चला गया। कई हज़ार सैनिक जो हैं पृथ्वीराज चौहान के पीछे लगे, लेकिन वो उन सब से बचता हुआ सेफली अपनी वाइफ संयोगिता के साथ में अपने दरबार में पहुँच गया। जयचंद इस बात से बड़ा नाराज़ हुआ और उसने बदला लेने का विचार किया। उसी समय उसके दिमाग में आए मोहम्मद गौरी को अपना जो है अलायंस करते हुए, उनसे अलायंस करते हुए, जो कि पृथ्वीराज से ऑलरेडी 16 बार हार चुका था। मोहम्मद गौरी को कहा कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा दिल्ली पर आक्रमण के लिए, आप बस उस पृथ्वीराज चौहान को मार डालें। जब पृथ्वीराज चौहान पर
आक्रमण हुआ, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को हार गया और मोहम्मद गौरी ने उसे कैप्चर कर लिया, मतलब पकड़ लिया, कैद में ले लिया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने इतने बार जो है अपने दुश्मन मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, जिंदा ही छोड़ दिया था, ये सोचकर कि ये मानवता है, लेकिन मोहम्मद गौरी ने उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया। ठीक है, जस्ट आफ्टर द मैरिज, शादी के कुछ ही समय बाद ये सारा घटनाक्रम जो था, इससे पृथ्वीराज चौहान बड़े उदास हुए और संयोगिता में भी बड़ा उदासी का माहौल छा गया। चौहान वॉज डिफीटेड, चौहान हार गए और उनकी आँखों के अंदर जलते हुए लोहे के सरिये डाल दिए गए मोहम्मद गौरी द्वारा। मोहम्मद गौरी के सोल्जर्स जो थे उन्होंने उन्हें अंधा कर दिया इन आयरन रॉड से, और इस दुख को उनके जो पोएट थे, कोर्ट के पोएट चंद्र बरदाई, वो देख नहीं पाए। वो अब देख नहीं पा रहे थे और युद्ध भी नहीं कर पा रहे थे। तब पृथ्वीराज चौहान को युद्ध करने में हेल्प की थी चंद्र बरदाई ने, क्योंकि चंद्र बरदाई जानते थे कि पृथ्वीराज चौहान के पास में एक बहुत अद्भुत क्षमता है आवाज़ को सुनकर और वार करने की। अब उनके पास में चंद्र बरदाई थे और हथियार थे। उन्होंने उसे उनके सामने कुछ गाकर बताया। वो ये था कि सुल्तान इज सिटिंग 4 मेजर्स, 4 जो है मात्रक पर सुल्तान बैठे हैं। आपसे कुछ 4 मात्रक की दूरी पर सुल्तान बैठे हैं। एंड 24 yards अवे व्हेन मेजर्ड विथ 8 फिंगर्स, और 8 फिंगर्स से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 24 yards अवे आपसे जो है सुल्तान बैठे हैं। इस मौके को चूकना मत महाराज, इस मौके को चूकना मत चौहान, ऐसा कहते हुए गाकर उन्होंने महाराजा पृथ्वीराज चौहान की उस क्षमता को यूज़ करते हुए उनकी बहादुरी, उनके कौशल, इनकी बहादुरी, या हम कह सकते हैं कि उनकी ये जो स्पेशलिटी थी शब्द भेदन की, इनको यूज़ करते हुए उन्होंने मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने जैसा जैसा चंद्र बरदाई ने बताया उसके अकॉर्डिंग मेजर करते हुए उन्होंने मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया और मोहम्मद गौरी की भी वहीं मौके पर मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया तो मोहम्मद गौरी को जब ये आक्रमण लगा तो वो वहीं पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, और उसी समय उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और बरदाई दोनों की भी When Muhammad Ghauri ordered the blind king to shoot, Prithviraj took an aim based on Bardai's hint and shot the arrow at him. अब वहाँ पे जो प्रतियोगिता चल रही थी, जिसके आधार पर ये डिसाइड किया गया था कि जो है मोहम्मद गौरी ने ये देखा था, मोहम्मद गौरी ने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसके सैनिकों को मार देगा तो वो हार मानेगा अपनी। तो मोहम्मद गौरी ने जब ये आदेश दिया शूट करने को, तो पृथ्वीराज चौहान ने जैसा कि चंद्र बरदाई ने बताया था उसके अकॉर्डिंग निशाना लगाया, और वो निशाना सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में जा लगा। इस तरीके से मोहम्मद गौरी की वहीं पे मृत्यु हो गई और चंद्र बरदाई की और उनकी सच्चाई की वहाँ पे जीत हुई। मोहम्मद गौरी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई को वहीं पे मार गिराया। ऐसा माना जाता है कि चंद्र बरदाई वहाँ मारे गए। द एंड ऑफ द एपिक वॉज कंपेल्ड बाय हिज सन। ये सारी जो घटनाक्रम है ये सब उनके आगे का घटनाक्रम उनके पुत्र जलहन ने लिखा, हु वॉज ऑल्सो अ विटनेस ऑफ द वॉर। वो भी उस समय उस जंग का हिस्सा था, उस जंग का एक पार्ट था, और वो सब ये सब देख रहा था वो, है ना। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो हैज़ मैनी डिस्क्रिप्शंस। ऐसा माना जाता है कि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई है चंद्र बरदाई के द्वारा, उसके अंदर फैक्चुअल एरर्स हैं, कुछ गलतियाँ भी है, कुछ गलत भी, सही भी, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि अल्टीमेटली जो युद्ध हुए थे पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, 16 युद्ध गौरी हार गया था। 17वें युद्ध में धोखे के साथ, जयचंद के धोखे के मिल जाने के कारण पृथ्वीराज चौहान को जो है हार का सामना करना पड़ा, अन्यथा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महान राजा हुआ करता था। ठीक है,
आज हमने पृथ्वीराज रासो के बारे में सब कुछ, पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब कुछ पढ़ा, मोहम्मद गौरी से उनके युद्ध के बारे में और संयोगिता से उनके प्रेम संबंधों के बारे में सब कुछ पढ़ा। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम और भी सब कुछ पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में और पढ़ेंगे और भी कई राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ में, वी आर कीप गोइंग ऑन हेयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम हेयर।